सर अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें अब तो इस साल निफ्टी बैंक इंडेक्स को अंडर परफॉर्म किया है इंडसइंड बैंक ने बड़े मार्जिन से। और अब नजर इस पर है, आपको सर प्रॉब्लम क्या लग रही है इंडसइंड बैंक में, और आप बताएंगे कि आपकी नजर में कौन सा बैंक अभी ठीक है, क्योंकि एक राउंड की प्रॉफिट टेकिंग भी आ गई। जब 1500-1600 रुपए के आसपास एचडीएफसी बैंक था तो लोग कहते थे नहीं बहुत सस्ता है, चीप है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बड़े बैंकों की तरफ कंसंट्रेशन बढ़ा लें, स्विच कर लें, बल्कि इंडसइंड बैंक से आईसीसी बैंक में या फिर एचडीएफसी बैंक में? देखिए आशीष जी, आपने बड़ी सही बात पकड़ी है कि बैंक निफ्टी परफॉर्म नहीं कर रहा है कई दिनों से। अब ये जो बाजार है ये साइकिल के दो पहियों की तरह है, और अगर दोनों पहिए साथ नहीं चलेंगे तो बहुत दूर तक जा नहीं पाएंगे। और बैंक निफ्टी उसका एक बड़ा पहिया है, क्योंकि अगर निफ्टी में कंपोजिशन देखो तो करीब 35 से 37% बैंकिंग स्टॉक्स का है, और बैंकिंग स्टॉक्स परफॉर्म नहीं कर रहे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि लंबी अवधि या मध्यम अवधि के लिए निवेश कहाँ किया जाए। ये तो बैंक निफ्टी निफ्टी जो हुई वो ट्रेडिंग के नजरिए से हुआ कि लेवल्स क्रॉस नहीं कर रहे हैं। बट अगर निवेश के हिसाब से बात की जाए तो जो भी नाम आपने गिनाए हैं उसमें दो बैंक खास करके लार्ज कैप प्राइवेट सेक्टर में मुझे लगते हैं कि अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। एक तो कोटक है, एक एचडीएफसी बैंक है। खास एचडीएफसी बैंक पे अगर आप नजर जानोगे डालने चाहोगे तो दुनिया का एक सबसे बड़ा बैंक हो गया है। एसेट क्वालिटी स्टेबल है, नंबर्स ठीक ठाक आए थे। अगर आप देखो तो उनकी जो सब्सिडरीज है, चाहे वो लाइफ हो, एएमसी है, एग्रो, सब अच्छा खासा काम कर रही है। अगले साल बैंक करीब करीब 80,000 करोड़ का बॉटम लाइन डिक्लेयर करने की क्षमता रखती है। निफ्टी में वेटेज करीब करीब 14% का है। मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। और जैसे कि ये बातें हो रही कि एमएससीआई वगैरह में आगे आने वाले दिनों में जुड़ जाएगा वगैरह, तो मुझे लगता है कि वहां से एक अच्छा जंप आएगा। और दूसरे अगर कोटक को देखो तो कोटक के नंबर्स अच्छे आए, एसेट क्वालिटी सुधर रही है। बैंक ने कई दिनों से परफॉर्म नहीं किया है, जबकि उनके साथ भी वही बात है कि उनकी सब्सिडरीज अच्छा परफॉर्म कर रही है, वैल्यूएशन बहुत अच्छे। मुझे लगता है कि ये दो लार्ज कैप प्राइवेट सेक्टर बैंक है जहां पे मध्यम से लंबी अवधि वाले निवेशक नजर रख सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर की बात की जाए तो मुझे लगता है कि लार्ज कैप में स्टेट बैंक और मिड कैप में बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये दो ऐसे नाम है जहां बिल्कुल निवेश करना चाहिए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी सर, ऐसा क्या खास हो रहा है सर उसमें, किसमें? बैंक ऑफ महाराष्ट्र में? बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अगर आप देखो तो पिछले 4 क्वार्टर से लगातार अच्छी परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस में माने बेहतर होता जा रहा है हर क्वार्टर में। एसेट क्वालिटी ऑलमोस्ट 0% पे, 0.1 0.2% पे एनपीएज आ गए हैं। बढ़त सारे पैमाने पे, चाहे वो डिपॉजिट्स हो, एडवांसेस हो, ग्रोथ हो, सब में ये सारे प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर बैंक के जितने भी बैंक्स हैं उसमें अगर कब कंपेयर करोगे तो सारे पायदान पे ये बेहतर पड़ रहा है। वैल्यूएशन अच्छे है, और मुझे लगता है कम से कम 80 रुपए का टारगेट यहाँ आने वाले दिनों में आ सकते हैं। सर अच्छी चीजें बताई हैं राजेश सर ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में। टेक्सटाइल वाले जो शेयर थे ना वो बजट से पहले भी चल रहे थे, हालांकि डायरेक्टली ऐसा कुछ मैंने तो नहीं सुना। क्या कुछ छूट गया क्या, या फिर वित्त मंत्री ने अपने भाषण में नहीं बोला, वो बजट डॉक्यूमेंट में है, फाइनेंस बिल में होगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि आरएसडब्ल्यूएम, अंबिका कॉटन, ये आज भी शेयर चल रहे हैं। क्या व्यू है आपका ये टेक्सटाइल पर और स्पिनिंग वाले शेयरों को लेकर? देखिए आशीष जी, हम लोग बहुत बुलिश हैं इसमें, और आपने सही कहा कि ऐसा बजट में ऐसा कुछ भी नहीं आया था। एटलीस्ट मेरी नजर में भी नहीं आया कि टेक्सटाइल को लेकर के कुछ कहा गया हो। तो मेरे ख्याल से बजट नॉन इवेंट रहा टेक्सटाइल सेक्टर के लिए एटलीस्ट। लेकिन ये पहले से तेजी चालू हो गई थी, करीब पिछले 10-15 दिन से अगर आप देखो तो बाइंग बन के आ रही थी। इसके कारण कई थे, एक कंपनियां अच्छा परफॉर्म कर रही थी, दूसरे एक्सपेंशन हो गए थे, डिमांड बढ़ती जा रही है, खास करके रेयन वगैरह की। कॉटन के प्राइसेस नीचे आ गए, और सबसे बड़ी बात है कि साल 1.5 साल से, पिछले साल 1.5 साल से जो टेक्सटाइल की कंपनियां हैं उन्होंने कोई परफॉर्म करके दिया ही नहीं था, तो एक कैचअप वो भी हो रहा था। इसमें अगर कोई स्टॉक चुनना हो तो मैं समझता हूँ कि सबसे बेहतर स्थिति में तो इस वक्त वर्धमान टेक्सटाइल ही है, जो वीटीएल के नाम से जाना जाता है। बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, मैनेजमेंट बढ़िया है, आपके एक्सपेंशन पूरे हो गए हैं, और से देखें तो अच्छा खासा करेक्शन ये स्टॉक झेल चुका है, बावजूद इसके कि इतनी शानदार कंपनी है। मैं समझता हूँ इस स्टॉक को 650-700 के टारगेट आने वाले एक साल में बिल्कुल हो सकते हैं, यहाँ खरीदारी करनी चाहिए। टेक्सटाइल के लिए राजेश जी,
बजट के दौरान तो बहुत ज़्यादा नहीं कुछ सुनाई दिया, लेकिन उसमें आया है एलोकेशन थोड़ा बढ़ा है। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए जो एलोकेशन है उसको 28% बढ़ाया गया है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर भी कुछ कमिट किया गया है 686 करोड़ रुपए, और पहले ये रकम थी 380 करोड़ रुपए का। ये कुछ कुछ चीज़ें हुई हैं और शायद इसके चलते ही हम देख रहे हैं कि शेयर चल रहे हैं। नेशनल टेक्सटाइल मिशन के लिए भी एलोकेशन को डबल किया गया है, डबल क्या करीब करीब 120% बढ़ाया गया है, और ये रीज़न है कि आज सारे के सारे ये टेक्सटाइल स्टॉक्स चलते हुए दिख रहे हैं। चलिए कुछ और शेयरों को ज़रा चेक करते हैं। आज हम देख रहे हैं कि एक शेयर ये टेलीकॉम इक्विपमेंट पर जो ड्यूटी जो बढ़ाने की बात जो की गई है, अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो उसके चलते ITI को हमने चलते देखा, तेजस नेटर्स को चलते देखा, विंध्या टेलीलिंक चल रहा है। आपको लगता है राजेश सर कि ये मूव थोड़ा सस्टेन करेगा विद इन स्पेस? कहीं आपको कोई वैल्यू बाइंग दिख रही है कि इस सारे में अगर वैल्यू बाइंग कही जाए तो विंध्या टेलीलिंक्स में ही हो सकती है, क्योंकि बहुत शानदार कंपनी है, होल्डिंग्स इनके जो है वो बहुत बढ़िया है, नंबर्स बहुत अच्छे हैं। आज की डेट में अगर आप देखो तो बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। इस स्टॉक के साथ दिक्कत सिर्फ यही है कि वॉल्यूम नहीं है। अदरवाइज मैं समझता हूँ कि जो मध्यम से लंबी अवधि के निवेशक है उसे वॉल्यूम की चिंता नहीं करनी चाहिए, और इतनी बढ़त के बाद भी यहाँ खरीदारी की जा सकती है। बाकी जो दूसरे नाम आपने गिनाए हैं, मुझे लगता है कि वहाँ सिर्फ ट्रेडिंग का नजरिया रखें तो बेहतर हो। इसके भी नंबर्स आप नीचे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, उनके नंबर्स भी आए हैं। नेट प्रॉफिट में करीब 25% का इजाफा हुआ है, और साथ ही कंसोलिडेटेड आय भी उनकी बढ़कर आई है। एक बार जरा हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पे राजेश सर का व्यू ले लेते हैं, स्पेशली PNB हाउसिंग पे अगर स्टडी ज़्यादा है तो सर उसके बारे में बता दीजिएगा। नंबर्स अभी मैं स्क्रीन पे फायर कर दूंगा, लेकिन मैं मोटा मोटी आपको बता दूं 25% उनका इजाफा बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ा है सर करीब, और रेवेन्यू करीब करीब 7% बढ़ा है। अब ये हो गया है 1900 करोड़ रुपए के आसपास, और 400 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट आया हुआ है। सर कुछ और फिगर आ जाएंगी मार्जिन्स वगैरह की, और साथ ही NPS वगैरह की, वो भी मैं आपको बता दूंगा। सर राजेश सर एक बार आपका व्यू पॉइंट। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पे बहुत बुलिश है, फिर वो PNB हाउसिंग हो या कैनफिन हो या जो भी हो। कारण एक ही है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 1.5-2 साल से हमने देखा है कि रियलिटी एज ए स्पेस में अच्छी खासी मूवमेंट आई हुई है, लोग नए घर खरीद रहे हैं। कई बार ऐसी अनाउंसमेंट भी आती है कि कुछ बड़े बिल्डर्स ने प्रीमियम हाउसेस लॉन्च किए और वो हाथों हाथ बिक गए, तो ये ऑब्वियसली दिखा रही है कि रियलिटी की डिमांड बढ़ती जा रही है। दूसरे सरकार का भी ये रवैया है कि हाउसिंग फॉर ऑल पे कुछ नए इशू माने नए प्रावधान भी दिए गए हैं इंटरेस्ट, हाउसिंग लोन इंटरेस्ट के लिए। तो इन सब चीजों के मद्देनजर मुझे लगता है ये पूरा सेक्टर अच्छा परफॉर्म करने वाला है। उसमें PNB हाउसिंग की खास बात की जाए तो पिछले तिमाही तक, इस तिमाही के क्योंकि मैंने अभी नंबर देखे नहीं है इसलिए कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, बट पिछली तिमाही तक के नंबर्स ठीक ठाक आए थे। एसेट क्वालिटी में पिछली तिमाही में भी सुधार देखा गया था, और मुझे लगता है कि यहाँ से कम 10-1% की आने वाले एक क्वार्टर में बिल्कुल हो सकती है। लेकिन इस पूरे सेक्टर में अगर कोई एक स्टॉक चुनना हो तो मैं समझता हूँ LIC हाउसिंग फाइनेंस, जो कि HDFC के मर्जर के बाद सबसे बड़ी कंपनी कही जा सकती है, तो वो रहेगा। क्योंकि एक तो उसकी LIC की पेरेंटेज है, दूसरे एसेट क्वालिटी अच्छी है, तीसरे फंड कॉस्ट थोड़े से कम आते हैं क्योंकि LIC से फंड्स आ जाते हैं। ऐसी कई चीजें हैं जो LIC को एक बेहतर अपॉर्चुनिटी की तरह दे रही है। तो मैं समझता हूँ किसी को खरीदारी करनी हो तो इस वक्त LIC हाउसिंग में की जा सकती है। सर वैसे जैसे मैं आपके सामने बात रख भी रहा था ना कि नंबर्स तो प्राइमा फेसी ठीक लग रहे हैं, काफ़ी बेहतर नंबर्स दिख रहे हैं, मार्जिन्स वगैरह में भी इंक्रीज़ होकर आया है। ब्याज से आय जिसको हम NII कहते हैं वो करीब 4% के आसपास बढ़ी है। प्रॉफिट 25%, रेवेन्यू 7%। कम रेवेन्यू पे ज़्यादा प्रॉफिट का इसका मतलब मार्जिन तो अच्छा आना ही था, तो ब्याज से आय अच्छी ही आई है 4%। और शेयर का रिएक्शन देखिए सडन स्पाइक के साथ ऑलमोस्ट करीब 2% ऊपर है। एक और बात आपने पुष्ट कर दी कि भाई पिछले क्वार्टर तक तो ठीक थे, इसका मतलब पिछले क्वार्टर तक ठीक थे तो इस बार आने वाला क्वार्टर भी और बेहतर आ सकता है, ये अभी तक तो रिजल्ट्स में आ रहा है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपको पता है कि इनकी मैनेजमेंट चेंज हुई है। जो टॉप मैनेजमेंट इस समय आई है PNB हाउसिंग के, वो पहले किसी ज़माने में कैनरा हाउसिंग फाइनेंस के कैनरा हाउसिंग देखते थे वो, तो अभी यहाँ पे आ गए, कैनफिन होम्स में थे पहले, तो अब इधर आ गए। तो उसके बाद से हमने देखा PNB हाउसिंग में दम आया। आप दिखाओगे 1 मिनट के लिए ज़रा 6 महीने तक का चार्ट दिखा सकते हो? 6 महीने का चार्ट PNB हाउसिंग का दिखाना। अच्छा एक पॉइंट सर ने और आपको और क्लियर कर दिया कि भाई उनको अच्छा लग रहा है LIC हाउसिंग अगर आपको यहाँ पे रहना है
तो पूछा हमने एक चीज़ थी, 3-4 चीज़ें आपके हाथ में आ गई हैं, तो ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान इसमें रखिएगा।